आज की जो क्लास है उसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। है तो वैसे थ्योरी, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आगे उससे हेल्प मिलेगी। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इशू यही आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। हाँ जी दिव्यांश बेटा, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या लगता है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता होगा? सर, कंपनी के अलग अलग एसेट्स को जो कि लिक्विड में है उन्हें थोड़ा मैनेज करना। और कोई बच्चा जिसने एफएम की लास्ट वाली क्लास नहीं ली थी? एफएम की मैंने कॉस्टिंग का भी इंट्रो करवाया आपको, एफएम का भी करवाया। एफएम की क्लास नहीं ली हो? भूमि ली थी आपने एफएम की क्लास? अच्छा, आपने नहीं ली बेटा। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कंपनी के फाइनेंस है उसको मैनेजमेंट करते हैं जिससे कि हमें रेज फंड मिले और सब। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है? फाइनेंस को मैनेज करना, मतलब पैसे को मैनेज करना। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब बात आती है तो आपको सिंपल क्या कहना है? सर, मैनेजमेंट का मतलब तो मैनेज करना होता ही है। अब फाइनेंस को मैनेज करना है तो फाइनेंस को आप फाइनेंस बोल दो, पैसा बोल दो, फंड बोल दो, एक ही बात होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है? टू मैनेज द फाइनेंस और फंड और मनी। फाइनेंस को मैनेज करना, फंड को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना। फाइनेंस, फंड और मनी तीनों एक ही चीज है, क्योंकि है तो इसका मतलब सीधा सीधा पैसे से ही। बात यह है कि हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर भी होते हैं, सीनियर मैनेजर भी होते हैं, सीईओ भी होते हैं, सीएफओ भी होते हैं। हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस। सर, जो फाइनेंस को मैनेज करना वो कौन करेगा? तो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस इज नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजर, जिसकी डेजिग्नेशन का जो नाम है वो है सीएफओ। डेजिग्नेशन का नाम सीएफओ है। नॉर्मली उसको क्या बोल दिया जाता है? फाइनेंशियल मैनेजर बोल दिया जाता है। जैसे मैनेजर बोल देते हैं। अब मैनेजर की डेजिग्नेशन एमडी हो सकती है, तो वो क्या है? सीनियर मैनेजर भी हो सकते हैं। तो जस्ट नाम अलग है फाइनेंशियल मैनेजर, बट डेजिग्नेशन की आप बात करोगे तो कल को आप कहते हो सर मैं इस कंपनी का सीएफओ हूं, तो हम समझ जाएंगे कि भाई आप उस कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो। फाइनेंस को मैनेज करने का काम आपको सौंपा गया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेज करने की बात की गई है। अगर मैनेज करने की बात की गई है तो आपको मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, सिंपल सी बात है। और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। अब एक बात थोड़ा सा सोच के देखो, पैसा है, पैसा, पैसे की कोई स्टाफिंग होगी? पैसे की कोई डायरेक्टिंग होगी? सर, प्लानिंग तो कर सकते हैं, जैसे आपने कहा भाई रेज करना पैसा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को यूज कहाँ पे करना है। तो जब प्लान करना है, रेज कहाँ से करना है, प्लानिंग करो। और लगाने के बाद जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो वेस्टेज ऑफ फंड हो जाएगा। तो आप सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मनी से रिलेटेड जो मैनेजमेंट के फंक्शन है केवल और केवल वो आपको परफॉर्म करने हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन कैसे किया गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजरियल एक्टिविटी। ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हो सकता है वो डिबेंचर्स हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू की है, हो सकता है जो फाइनेंस है वो आपने पावर सेक्टर में लगाया हुआ है, हो सकता है जो फाइनेंस है वो आपने फार्मा सेक्टर में लगाया हुआ है। तो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सबसे रिलेटेड प्लानिंग करना और उसको कंट्रोल करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू मैनेजरियल एक्टिविटी, और मैनेजरियल एक्टिविटी में आपको क्या करना है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सर किसका? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो सिंपल सबसे पहले अपने को ये याद रखना है, टू मैनेज द फाइनेंस, फंड और मनी इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फाइनेंस इज नॉन एज CFO या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजियल एक्टिविटी जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर को प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बात आती है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या लगता है आदित्य, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? कंपनी के जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको एक राइट वे में उसको क्या कहते हैं कंट्रोल करना, ताकि वेस्टेज कम हो। ठीक है, सिंपल मैं बात कहूँ, दो ही ऑब्जेक्टिव है इसके। ठीक है, मैं जस्ट आपका एक व्यू ले रहा हूँ, बाद में बुकिश बात करेंगे। हाँ जी बेटा, सेम भूमि, चलो कोई बात नहीं। एनीथिंग एल्स, कुछ डिफरेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है आप फंड को मैनेज कर रहे हो, आप फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे? ताकि वेस्टेज ना हो, जो भी हम फंड्स को मतलब कि प्लान वगैरह करके उसको प्रॉपरली ढंग से यूटिलाइज हो, जो भी एक्टिविटी के लिए वो यूज हो। ठीक है, एफिशिएंटली फाइनेंस यूज हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी में करो, एफिशिएंटली फाइनेंस को यूज करके क्या अचीव करना चाह रहे हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके माइंड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसके लिए बेस वही है जो आप लोग बता रहे हो। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? प्रॉफिट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ग्रोथ हो सकती है, नो डाउट, बिल्कुल हो सकती है। अब ग्रोथ अगर आपकी होगी, अगर ग्रोथ आप अचीव करोगे तो इससे क्या होगा? कंपनी एक्सपेंड होगी, कंपनी की बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यू कैन से वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, जिसके लिए यहाँ पे टर्म्स यूज किया गया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर ऑब्जेक्टिव्स की आप बात करोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट? आपने अकाउंट्स के अंदर कभी ना कभी स्टेटमेंट ऑफ इनकम जरूर बनाया होगा। एनीवन कोई मुझे स्टेटमेंट ऑफ इनकम की फॉर्मेटिंग बता सके? सत्यम, ऑल रेवेन्यू, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस टैक्सेस, ठीक है। और कोई ज़्यादा एलाबरेट डिटेल में बता सके? इनका सिंपल सा कहना था, है तो बिल्कुल ठीक भाई, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दिए, जो टैक्सेस पे करने थे वो कर दिए, कहानी खत्म। थोड़ा और अगर डिटेल में बता सको, कुछ पढ़ा हो आप लोगों ने? हाँ, ग्रॉस सेल्स के बाद डायरेक्ट मटेरियल यूजेज, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह के खर्चे, हाँ लिख सकते हो आप। उसके बाद फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपने ये एलाबोरेट किया कि भाई रेवेन्यू में से जो खर्चे माइनस कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट नेचर के माइनस करवा दिए आपने, देन एडमिन वगैरह मतलब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे माइनस करवा दिए। ठीक है, सर फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है। फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, बिल्कुल, उसका नाम सर इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब थोड़ा थोड़ा माइंड में आ रहा होगा, अब कोई बेटर तरीके से बेटर वे में बता सके तो। ये मुझे नहीं पता, मैं बताऊं तो बच्चे पढ़ के आते हैं, मैं जब स्टेटमेंट बताता हूँ बच्चे कहते हैं हाँ हम पढ़ के आए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही पूछ रहा हूँ मैं एक तरीके से। इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, इनकम जितना रहता है, ठीक है, उसमें से देन सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस जो भी रहे, देन उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स माइनस होते हैं, देन अच्छा ठीक है, देन पैट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, पैट आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। एनीवन कोई कुछ और बताना चाहे? ठीक है, देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नो डाउट आप सभी ठीक कह रहे हो, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी आप सभी ठीक कह रहे हो।
अब अपने यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का पूरा फॉर्मेट है, और ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। मैं क्लियरली बता दूँ आपको, मैंने आपको कहा 9 चैप्टर है, 9 में से 2 चैप्टर में तो एप्लीकेशन भूल ही जाओ, क्योंकि 2 चैप्टर तो थियोरिटिकल है। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो तो थियोरिटिकल है। तो बच्चे कितने चैप्टर टोटल में? 7। ये जो 7 चैप्टर है, 7 के 7 चैप्टर में ऑलमोस्ट आप मान के चलो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम है इसके फॉर्मेट को अपने को यूज़ करना है, लेकिन एज इट इज़ नहीं, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे मैंने आपसे अभी पूछा तो आप लोगों ने सभी ने क्या थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ मुझे फॉर्मेटिंग बताई। भाई आपने कहा रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करके प्रॉफिट माइनस करके आ जाएगा। आपने थोड़ा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वगैरह भी बताया, उन्होंने 1-2 आइटम और अमोर्टाइजेशन वगैरह के एक्स्ट्रा बता दिए। तो ये फॉर्मेट हर जगह अप्लाई होगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है, एफएम का टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, साथ में दूसरा टारगेट भी चलेगा, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अगर मुझे कहीं पे भी प्रॉफिट वर्ड ही यूज करना है, सिंपल सी बात है, तो ये फॉर्मेट मुझे अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा यूसेज आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, बट थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। ये जो फॉर्मेट आपके सामने, ये जनरल फॉर्मेट है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कभी भी इनकम कैलकुलेट करनी है या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स बोल दो, रेवेन्यू बोल दो, एक ही बात होती है। अब जैसे आप लोग खर्चे बता रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वगैरह, एडमिन नेचर के खर्चे, अमोर्टाइजेशन नेचर के खर्चे, एक्चुअल में ये खर्चे अलग अलग ना देकर हमें क्या कर दिया जाता है, इनको ब्रॉडली दे दिया जाता है। जैसे आपने अभी वर्ड यूज किया, क्या सर? एक तो यूज किया डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, एक आपने कहा एडमिन नेचर के खर्चे, उन्होंने कहा भाई अमोर्टाइजेशन वगैरह, डेप्रिशिएशन वगैरह मान लेता हूं, चलो अमोर्टाइजेशन बोल दो, डेप्रिशिएशन बोल दो, ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। अब ये क्या है? ये जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया है, ऑफ कोर्स वो वेरिएबल है, फिक्स्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट नेचर का कोई खर्चा फिक्स होता ही नहीं है। अगर डायरेक्ट है तो वो वेरिएबल नेचर का ही है। एडमिन नेचर के जो खर्चे होते हैं, मोस्टली एडमिन नेचर के खर्चे फिक्स नेचर के होते हैं, क्योंकि एडमिन नेचर के खर्चे क्या होते हैं? सैलरीज वगैरह, तो वो क्या होते हैं? फिक्स्ड बेसिस पे चलते हैं। डेप्रिशिएशन वगैरह है, सर डेप्रिशिएशन भी नॉर्मली तो अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होता है, और उस सिचुएशन में भी आप फिक्स्ड बोल के चलते हो। तो एक्चुअल में जो भी आप खर्चा बोलते हो, या तो वो वेरिएबल नेचर का होता है या फिर वो फिक्स नेचर का होता है। तो ये क्या है? मटेरियल, लेबर, ये वो अलग अलग ना करवा के क्या करते हैं? एक साथ एप्लीकेशन करवा देते हैं। तो सेल्स में से हम माइनस करते हैं सबसे पहले वेरिएबल नेचर के खर्चे। वेरिएबल नेचर के खर्चे वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, बट फिर भी अगर मैं क्लियर कर दूं, सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। अगर आप 1 यूनिट बनाते हो 10 रुपये की कॉस्ट आएगी, तो 10 यूनिट बनाओगे 100 की कॉस्ट आएगी, 100 बनाओगे तो 1000 रुपये की कॉस्ट आएगी। जिस प्रपोर्शन में आपका आउटपुट चेंज होगा, उसी प्रपोर्शन में आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके यहां पे एक प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया गया, जो आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज ए प्रॉफिट विच ओनली रिकवर वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज ए प्रॉफिट विच ओनली रिकवर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपने अभी केवल और केवल क्या माइनस किया है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है। देन इसमें से दूसरी कॉस्ट माइनस की जाती है, दैट इज नॉन एज फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हम बात कर रहे थे तो आपने एक वर्ड यूज किया था इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है या फिर वेरिएबल कॉस्ट है? इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और डेप्रिशिएशन इज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल फिक्स्ड, एसएलएम मान के चलते हैं। एडमिन नेचर के खर्चे नॉर्मली फिक्स्ड नेचर के। अब देखो होता क्या है, ये जो एडमिन नेचर के खर्चे हैं, डेप्रिशिएशन वगैरह खर्चे हैं, ये क्या है? डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड होते हैं। जबकि ये क्यों खर्चा होता है? ये खर्चा तब होता है जब आप फाइनेंस रेज करते हो मार्केट से, अदरवाइज तो नहीं होने वाला। ये कोई डे टू डे ऑपरेट करने का खर्चा तो है नहीं कि बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है। तो ये खर्चे क्या है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, जबकि ये क्या है? आपकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस तो करते हैं, लेकिन कौन सी? केवल और केवल ऑपरेटिंग। बिल्डिंग का रेंट वगैरह ये सब ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, स्टाफ की सैलरी वगैरह सब ऑपरेटिंग होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चलेंगे, सिंपल सी बात है।
क्योंकि आपने क्या किया, आपने रेवेन्यू में से बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो खर्चे हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, दोनों माइनस कर दिए। तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, सुना होगा आप लोगों ने, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप आई थिंक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हो। शॉर्ट में आप इसको पीबीआईटी लिखते हो या फिर आप इसको ईबीआईटी लिख देते हो। सुना है ना, नया तो नहीं है वर्ड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मैंने ऑपरेटिंग खर्चे तो माइनस कर दिए, बट फाइनेंशियल कॉस्ट भी तो माइनस करनी है। अब फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस करनी है तो फाइनेंशियल कॉस्ट हो सकती है 3। अगर मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, बॉन्ड इश्यू कर रहा हूं, लोन लेकर आया हूं, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैंने फंडिंग रेज करते वक्त प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे थे तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और अगर फंडिंग के टाइम पे मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किया था तो मैं इक्विटी डिविडेंड पे करूंगा। तो मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट जो हो सकती है वो हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 3। कौन कौन सी? 1 इज इंटरेस्ट, 1 इज प्रेफरेंस एंड 1 इज इक्विटी डिविडेंड। अब आप खुद ही मुझे बताओ, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट, इन तीनों में से जब पेमेंट की बात आती है, क्या सबसे पहले इक्विटी वालों को पे करते हो, प्रेफरेंस वालों को पे करते हो या लेंडर्स को पे करते हो? सर सबसे पहले लेंडर्स को पे किया जाता है, सबसे पहले इंटरेस्ट पे किए जाते हैं। तो मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट माइनस करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले किसको पेमेंट किए जाते हैं? लेंडर्स को। और लेंडर्स को क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात ये थी, ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इसमें से आई आपने पे कर दिया, आई आपने पे कर दिया, तो अपने आप ही क्या बच गया? अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स है। अब फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे आपको 2 कॉस्ट और माइनस करनी है, 1 इज प्रेफरेंस डिविडेंड एंड 1 इज इक्विटी डिविडेंड। बीच में गवर्नमेंट भी है, बीच में गवर्नमेंट भी है। तो बात यह है कि क्या पहले गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किए जाए, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाए, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी डिविडेंड पे किया जाए? इसके लिए रूल अप्लाई होते हैं इनकम टैक्स के। इसके लिए इनकम टैक्स का प्रोविजन आ जाता है। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा पीजीबीपी का एक चैप्टर। पीजीबीपी का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको बताया जाएगा कौन कौन से खर्चे हैं जो टैक्स डिडक्टिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कौन कौन से खर्चे आपको पहले ही माइनस करना अलाउड है टैक्स पे करने से पहले। क्योंकि सिंपल सी बात यह है, अगर कोई भी खर्चा मैं टैक्स पे करने से पहले माइनस करूंगा तो मेरी इनकम हो जाएगी कम और मुझे टैक्स कम पे करने पड़ेंगे। आप इसको ये भी बोल सकते हो, सर कौन कौन से खर्चों पे मुझे टैक्स सेविंग होती है और कौन कौन से पे नहीं होती। मुझे नहीं पता आप लोगों को नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका टैक्सेशन वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुआ। जस्ट जानने के लिए कि क्या इंटरेस्ट जो पे करते हैं हम, उस पे मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता। यहां से कुछ आइडिया लग गया हो? सर मिलता है, मिलता है। जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट पे मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, जिसकी वजह से अभी तक मैंने टैक्स तो पे किया ही नहीं है। मैंने क्या किया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया पहले ही, तो मेरा प्रॉफिट हो गया कम। तो इस प्रॉफिट पे मैं कोशिश करूंगा टैक्स पे करने की। बात यह है, क्या जो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे करता हूं, आप थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी माइंड में लेकर आ सकते हो इसके लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे करता हूं या जो मैं इक्विटी डिविडेंड पे करता हूं, क्या वो टैक्स पे करने के बाद पे करता हूं या पहले पे करता हूं? पहले टैक्स पे होता है, उसके बाद डिविडेंड। हाँ, पहले टैक्स पे होता है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड पे होते हैं। इसका मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स में से सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं। इसका मतलब यू कैन से, सर प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड की वजह से कोई टैक्स बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, कोई टैक्स बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे टैक्सेस। तो हम माइनस कर देते हैं टैक्सेस, हम माइनस कर देते हैं टैक्सेस। तो ऑफ कोर्स पहले जो बिफोर टैक्स था वो क्या बन गया, अब आफ्टर टैक्स बन गया। तो दैट इज नॉन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको आप पैट बोल देते हो, या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आप इसको बोल सकते हो। अब आई थिंक सबको ही आइडिया होगा कि सर बच्चे प्रेफरेंस वाले और इक्विटी वाले,
इक्विटी और प्रेफरेंस में नाम से ही पता चलता है किसको पे करना है पहले, प्रेफरेंस, क्योंकि उनका नाम ही प्रेफरेंस है कि उनको प्रेफरेंस देनी है अपने को, तो आपको पे करना पड़ेगा प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे ही आप प्रेफरेंस वालों को पे करोगे, अब जो प्रॉफिट बच गया वो सारा का सारा किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, जिसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप खुद ही बताना, जो कंपनी के पास प्रॉफिट बच गया, क्या जरूरी है ऐसा कि वो सारा का सारा कंपनी एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे? सर जरूरी नहीं है। जरूरी तो ये भी नहीं है कि दे डिविडेंड, ना भी दे तो भी काम चलता है, लेकिन फिर भी कंपनी क्या है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश रखने के लिए थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है। तो इसमें से अगर आप इक्विटी वालों का भी डिविडेंड पे कर देते हो, तो जिसको आप अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हो, उसको हम यहां पे क्या बोल देते हैं, रिटेन अर्निंग। तो सिंपल फॉर्मेट क्या है स्टेटमेंट ऑफ इनकम का? जनरल फॉर्मेट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑल्सो नॉन एज EBIT। आई हटा दो, इसमें से इंटरेस्ट पे कर दो, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स पे कर दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। माइनस कर दो इक्विटी डिविडेंड, तो आपके पास रिटेन अर्निंग आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज करना चाहती है मार्केट से, एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, और उनके सामने से एग्जांपल 3 ऑप्शन अवेलेबल है। क्या क्या? एक है लोन, एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक है इक्विटी शेयर कैपिटल। एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से फंड रेज करना चाह रही है, 3 ऑप्शन इनके सामने अवेलेबल है, लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक के पास गए, बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, बैंक ने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है से एग्जांपल 14% का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी ने सर्वे वगैरह किया कि अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करते हैं, क्या रेट ऑफ डिविडेंड रखा जाए प्रेफरेंस का, कि मैं जो प्रेफरेंस शेयर इशू करूं वो सब्सक्राइब हो जाए, इन्वेस्टर ले ले। 12% का रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड हुआ कि 12% रेट ऑफ डिविडेंड अगर रखा जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले लेंगे, मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा, अपने को पैसा रेज हो जाएगा। और इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर पे मान लो कंपनी का एस्टिमेशन है कि हमें डिविडेंड वगैरह देने पड़ेंगे, इन्वेस्टर पैसा अपना विड्रॉ ना करे, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें 16% का रेट ऑफ डिविडेंड हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज देना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेगा। क्योंकि इक्विटी में तो विड्रॉल वाला भी दिक्कत है कि भाई अगर आप शेयर होल्डर को खुश नहीं कर पाओगे, वो पैसा क्या करेगा, अपना निकाल लेगा। टैक्स का जो रेट अप्लाई होता है मार्केट में से एग्जांपल मान लेते हैं 30% का टैक्स रेट अप्लाई होता है। फंड की अजम्पशन ले लेते हैं कि फंड की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब आपसे एग्जांपल 100 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हो तो बैंक भी 100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करोगे तो भी 100 करोड़ के सब्सक्राइब हो जाएंगे, इक्विटी शेयर इशू करोगे तो भी ले लेगी, क्योंकि मार्केट में गुडविल आपकी अच्छी है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से केवल और केवल एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है फंडिंग रेज करने के लिए। कहाँ से फंड रेज करोगे, लोन से, प्रेफरेंस शेयर से या फिर इक्विटी से? क्या कहते हो आदित्य? लोन से। लोन तो महंगा दिख रहा है मुझे तो। हाँ बेटा, लोन ही सही लग रहा है क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। लोन, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस। ध्रुव है? प्रेफरेंस, लोन, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, लोन। आपने लोन बोला, रीज़न बता दो एक बार। अच्छा लोन छोड़ो एक बार, लोन नहीं, प्रेफरेंस वाला एक बार। आपने प्रेफरेंस बोला क्या? प्रेफरेंस का एक बार रीज़न बता दो बेटा। वो ही ज़्यादा छोटा है ना, इस वजह से पहले वो पूछ रहा हूँ। आपने प्रेफरेंस बोला ना, ठीक है, तो लोन पे टैक्स लग रहा है ज़्यादा, इस वजह से प्रेफरेंस बेटर है। अच्छा, आप लोन वैसे इंटरेस्ट है तो टैक्स से वो मतलब डिडक्ट होगा, तो जब हम टैक्स देंगे तो
एट द एंड जो बचेगा वो प्रेफरेंस शेयर इनको ज़्यादा बचेगा ना टैक्स से। आपने आंसर क्या बताया था? मैंने लोन बोला। लोन बोला था ना, Tax प्रेफरेंस तो वाला ज्यादा। चाहिए मुझे, प्रेफरेंस वाला अभी, लोन वाला नहीं। प्रेफरेंस आप थे, क्या रीज़न है बेटा? सर देखो अगर लोन भी लेते हैं तो भी डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, हाँ तो वैसे तो भी प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग अंदाज़ा आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर भी ठीक ही है ऐसे। ठीक ही है मतलब, अच्छा ठीक ही है मतलब, ऐसा नहीं है कि कंफर्म है। हाँ बेटा, आपने भी प्रेफरेंस बोला था, क्यों? सर तो इंटरेस्ट रेट देख के हुआ था नहीं। हाँ मतलब मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। देखो प्रेफरेंस वालों को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफरेंस वालों से मैं जस्ट इतना सुनना चाह रहा हूँ कि सर देखो 14, 12, 16 दिख रहा है, सबसे यहाँ पे 12% सबसे कम कॉस्ट है। सिंपल सी बात है, मैं प्रेफरेंस के लिए जाऊँगा। प्रेफरेंस वालों का आंसर इतना सही मैं सुनना चाह रहा हूँ। बात है लोन वाली, आपने लोन बताया था बेटा, क्यों लोन क्यों? अगर प्रेफरेंस शेयर को करेंगे तो टैक्स भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा, इससे वो थोड़ा इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो टैक्स कम जाएगा। अच्छा ठीक है। एनीवन कोई मुझे फिगर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकता है कि सर लोन ये फिगर्स है, इन फिगर के बेसिस पे लोन बेस्ट है? आपने लोन बताया था बेटा, लोन बताया था, एनी कुछ एक्सप्लेन? सोच रहे हो? आदित्य लोन बताया था ना? हाँ अब बताओ। जैसे मान लो सर 100 करोड़ है जो भी बच गया है, EV IT, हाँ ठीक बात है। तो उसमें से मान लो सर 3 करोड़ हमने वो दे दिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आप लोन कह रहे हो ना? हाँ ठीक है ठीक है, तो लोन पे 3 करोड़ इंटरेस्ट ला गया आपका, मान लिया तो 97 बचा। 97, अब इसमें टैक्स देना पड़ेगा, इस पे 30% देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा मुझे, 30% देना पड़ेगा, ठीक बात है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये नहीं होता तो 100 पे देना पड़ता, हाँ, और ये है तो 97 पे ही देना पड़ रहा है, तो मुझे टैक्स बेनिफिट मिल गया, ठीक है उस पर 30% 2 करोड़ 91 लाख बनेगा। ठीक है। तो टैक्स मुझे कम पे करना पड़ रहा है, टैक्स मुझे कम पे करना पड़ रहा है, उनके लिए बचा प्रेफरेंस और इक्विटी। हाँ उनके लिए बचा। ठीक है। और कोई कुछ एक्सप्लेन करना चाहे? देखो आप थोड़ा सा और है ना बेटर तरीके से कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इक्विटी वालों पे मुझे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलना, 16% मतलब मेरी जेब से जाएगा 16%, खत्म बात। प्रेफरेंस वालों की वजह से भी मुझे टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलना सर, 12% जाने का मतलब है मेरी जेब से जाएगा 12%। एक्चुअल में ये जो 14% है ना, ये 14% है ही नहीं, ये 14% दिखाई दे रहा है आपको। एक्चुअल में क्या होने वाला है, एक्चुअल में आप अगर 100 रुपये का ही लोन लेते हो से एग्जाम्पल, तो 100 रुपये का 14% आप बैंक को 14 रुपये का लोन दोगे, वो लोन क्या इंटरेस्ट दोगे। आप 100 रुपये का 14% 14 रुपये बैंक को इंटरेस्ट दोगे। आप आके अपनी बुक्स में जैसे कि आपने कहा भाई मैं यहाँ पे 14 रुपये लिख लूँगा, अब जब मैं यहाँ पे 14 रुपये लिख लूँगा तो मेरा 86 बना। सिंपल सी बात ये 86 छोड़ो 100 छोड़ो, आप ये कहोगे सर ये जो 14 रुपये है ना, इस पे मुझे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 14 रुपये पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे 100 पे करता, वैसे 86 पे कर रहा हूँ, तो मतलब सिंपल सी बात ये मुझे 14 पे टैक्स पे नहीं पे करना पड़ रहा। तो इसका मतलब मुझे 14 का 30% 4.2 टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। तो एक्चुअल में मैंने 14 रुपये बैंक को दिए, बट 4 रुपये 20 पैसा बचा लिए, 4 रुपये 20 पैसा बचा लिए मैंने टैक्स जो पे करना था उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरी जो नेट कॉस्ट आई ना, वो केवल और केवल कितनी आई, 9.8 आई। तो इसको सिंपल कैलकुलेट कैसे कर लिया जाता है कि सर इस पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, इस पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, इस 14 पे आपको 30% का बेनिफिट मिल जाना है, 14 का 30% 4.2% आपको बेनिफिट मिल जाना है। तो आपकी जो नेट कॉस्ट आएगी वो 9.8% आएगी। तो एक्चुअल में लोन जो है, वो लोन जो है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता है। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, डेट जो है वो नॉर्मली सस्ते होते हैं, डेट जो है वो नॉर्मली सस्ते होते हैं। रीजन क्या है, उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और जो देने वाला है लोन जो देने वाला है, उसकी रिस्क जो है वो कम होती है हमेशा। क्यों कम होती है सर? लोन देने वाले को ये पता है कि मुझे इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, मुझे इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, भले ही कंपनी कमाए ना कमाए डजेंट मैटर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कंपनी घर से भी लाके देना पड़े तो इंटरेस्ट पे करेगी। सिक्योरिटी भी रखवाते हैं, नो डाउट। कंपनी के पेपर रखे हुए हैं उनके पास, भाई कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, सिंपल सी बात है।
प्रेफरेंस जो है आज के टाइम पे काफ़ी कम हो गया। प्रेफरेंस, कल को आप सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप कंपनियों की बैलेंस शीट वगैरह से एग्जांपल ऑडिट वगैरह के लिए जाओगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेयरली किसी को दिख जाए तो दिख जाए आज के टाइम पे। रीज़न क्या है सर? रीज़न ये है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उस पे मुझे एक तो इसके बाद मिलना है, इससे पहले नो डाउट मिलना है, लेकिन इसके तो बाद में मिलना है। मैं तो नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो इसके बाद मिलना है। दूसरा, मुझे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता उस पर, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ये इशू करूं तो करूं क्यों? कोई रीजन तो बताओ मुझे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्यों इशू करूं? जब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट ही पे करनी है, जब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट ही पे करनी है एक रेट के लाइक, तो मैं इंटरेस्ट के लिए जाऊँ ना, उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा मुझे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करने का फायदा क्या है? लॉन्ग टर्म भी होता है ना, लाइक आप एक टाइम लोन भी लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म ही जाना है, इक्विटी क्यों नहीं? भाई प्रेफरेंस प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सेम है। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से फंडिंग रेज करो, मार्केट में इक्विटी से रेज करो, ऑलमोस्ट सेम है। और अगर मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। क्यों? इक्विटी वालों को पता है इन दोनों के बाद मुझे मिलना है, प्रेफरेंस वाले को पता है इसके बाद मुझे मिलना है। तो प्रेफरेंस तो एक तरीके से बीच में आ गया। अब इससे पहले मिलना है केवल और केवल इसके लिए प्रेफरेंस, वोटिंग राइट्स भी नहीं आते, आप सबको पता है प्रेफरेंस के साथ। तो प्रेफरेंस के साथ कोई बेनिफिट मुझे लगता नहीं है। प्रेफरेंस के लिए वो कंपनी जा सकती है जिसको लोन नहीं मिल रहा मार्केट में। वो कहता है भाई लोन तो मिल नहीं रहा, इक्विटी महंगा पड़ रहा है मेरे को, तो एक काम करता हूँ प्रेफरेंस के लिए चला जाता हूँ। वो एक सिचुएशन आप जरूर लेके चल सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस में भी दिक्कत है, रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स हो गया ना, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड तो फिक्स हो गया। दिस इज ओनली द रीजन जिसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप अगर 1000 बैलेंस शीट देखोगे ना, तो उसमें कोई एक आध बैलेंस शीट में पुराना प्रेफरेंस आपको पड़ा हुआ दिख गया तो दिख गया। आज के टाइम पे प्रेफरेंस ना के बराबर देखने को मिल जाता है। बाकी इक्विटी वालों की रिस्क होती है, देखो सबसे ज़्यादा इक्विटी वालों की रिस्क सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको पता है सबको पेमेंट करने के बाद कुछ बच गया तो मेरे हिस्से में आएगा, नहीं बचा तो नहीं आएगा, क्योंकि इस पर कोई रेट फिक्स तो है नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि भी मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी कमाएगी तो मिलेगा, और कमाएगी तो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी तो है नहीं। इसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा मानी जाती है। क्यों? जहाँ पे जितनी ज़्यादा रिस्क होती है वहाँ पे इन्वेस्टर उतनी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलता है, और जहाँ रिस्क कम होती है वहाँ पे रिटर्न भी ऑफ कोर्स कम होती है। एफडी में पैसा डालो ना, कितनी रिस्क? सर रिस्क तो है ही नहीं उसके अंदर, रिटर्न कितनी? 7% ले लो। सीनियर सिटीजन पे चले जाओ 7.5। कोई बहुत ज़्यादा कोई बैंक है, मान लो IDFC वगैरह, या फिर ये थोड़ा लोकल बैंक की साइड में भी चले जाओगे तो 9%, इससे ज़्यादा तो नहीं, मैक्सिमम है 9% मैक्सिमम बताया है मैंने। बंधन बैंक वगैरह लाइक कोई लुभावने ऑफर, या AU स्मॉल बैंक, या फिर ये जो उत्कर्ष बैंक वगैरह जो लोकल टाइप बैंक आ जाती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वो आपको 9% तक लेके जाएगी। रिलायंस के शेयर में पैसा डालो ज़रा, 9% तो बहुत माइनर सी रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क तो है, तो रिस्क है तो रिटर्न भी एक्सपेक्ट करता हूँ। रिलायंस के शेयर में अगर किसी भी इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ है, आप उससे रिटर्न पूछो, वो 9% 10% बता दे तो वो कहेगा मेरा तो 3 साल में 100% का टारगेट है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ भाई 3 साल आएंगे, 3 साल में कंपनी 2 बार तो बोनस इश्यू कर देगी, तो मेरा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आज अगर 2500 रुपये लगाया तो 3 साल में 4 साल में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, उस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ। लेकिन रिस्क भी है, अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो वो जो 5000 का शेयर है वो 500 का भी नहीं दिखेगा आपको। तो रिस्क लेने को तैयार हो तो रिटर्न भी वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि सबसे सस्ता जो फंड होता है वो डेट फंड होता है, उसके बाद प्रेफरेंस होता है, उसके बाद इक्विटी होता है। बाकी आपकी गुडविल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि लोन जो है, लोन हर एक के लिए हर एक अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। तभी मैंने क्या बोला, आप ये मान के चलो 100 करोड़ रुपए लोन भी ले सकते हो, प्रेफरेंस भी इश्यू कर सकते हो, इक्विटी भी इश्यू कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। आप 100 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए जाते हो बैंक के पास, बैंक आपके क्रेडिट वर्दिनेस, गुडविल वगैरह सब कुछ चेक करेगा, उसके बाद देखेगा कि आपको लोन देना भी है कि नहीं देना। बहुत छोटा सा एग्जांपल, इतनी बड़ी बात ही क्यों करते हो, होम लोन की बात कर लो। आप अगर एक होम लोन अप्लाई करते हो तो भी
बैंक आपको सारा चिट्ठा निकलवाती है, तब जाके कोई होम लोन पास करती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने बोला मुझे 2 करोड़ का होम लोन चाहिए और उन्होंने पास कर दिया, नहीं, वो आपकी सारी बैंक स्टेटमेंट वगैरह पूरी रिटर्न्स वगैरह चेक करने के बाद बोलेगी 70 लाख रुपए का लोन आपका हो रहा है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। और बाकी आप NBFC के पास जाते हो तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं। आप एक तो SBI के पास जाते हो होम लोन के लिए, एक जाते हो से एग्जांपल इंडिया बुल्स वगैरह सुना है आपने, इंडिया बुल्स, IIFL वगैरह, ये क्या है NBFC कंपनीज है। इनके पास आप जाओगे होम लोन के लिए तो वो कहेंगे पेपर दिखाओ, ठीक है, आप कितने भी अच्छे पेपर क्यों नहीं ले जाओ, आपकी सैलरी 2-2 लाख रुपए भी है तो भी कहते हैं ये कमी है वो कमी है, कोई नहीं आपका लोन तो हो जाएगा, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन पे, SBI वाला 8-9% पे देता है, वो कह रहे हैं 14-15% पे। उनको आप बोल दोगे कोई बात नहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, वो कहेगा कोई नहीं 9.5 में कर देते हैं, 9.5 में कर देते हैं। क्यों? अगर उनको ये पता है ना आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो वो देने को तैयार है। आपको लगता है नहीं, उनको लगता है ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बंदे के पास तब मेरे पास आया है, तो वो 13-14-15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। और अगर आपको दे भी देंगे ना लोन वो 9.5-10 पे, हर 3 महीने से मैसेज आ जाएगा गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ा रहे हैं। जबकि जो SBI, PNB वगैरह, HDFC, ICICI, इनके जो रेट है ये डायरेक्टली लिंक होते हैं विद द रेपो रेट। अगर वहाँ पे रेपो रेट बढ़ा है 0.5 का तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0.5 ही बढ़ाया जाएगा। जबकि ये जो NBFCs होती है ये क्या करती है, वहाँ बढ़ता है 0.5, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी 1.5%। ये वाली कहानी चलती है। बजाज फाइनेंस वगैरह ये सब एक तरीके से मैं कहूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई आगे जाके लेती है। तो ये जो लोन है इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी उन्हीं कंपनियों के लिए अच्छा है जिनकी मार्केट में गुडविल ज़्यादा बेटर है। तो सिंपल सी बात कहानी का है क्या है सर, कहानी ये है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम आपके सामने है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये सिस्टम चेंज हो गया। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीव्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताया गया कि इक्विटी शेयर है कंपनी के पास ऑफ ₹10 ईच, कितने रुपए के, 40 लाख के, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 4 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख रुपए के, ठीक है। तो 30 लाख रुपए का 10%, 3 लाख रुपए आपको प्रेफरेंस से डिविडेंड पे करना पड़ेगा। 12% सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच है, 20 लाख रुपए के, तो 20 लाख रुपए का 12%, 2,40,000 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द नेट सेल्स फॉर द कंपनी वर ₹1.6 करोड़, 1,60,00,000 रुपए आपकी सेल्स है। EBIT इज एस्टिमेटेड टू बी 10% ऑफ सेल, जो भी सेल्स की फिगर है उसका 10% आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। टैक्स का रेट आप पे अप्लाई होता है 40% का। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 50 लाख रुपए की। क्वेश्चन की डिमांड है ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ग्रीव्स लिमिटेड। चलो ये करना, बट उससे पहले थोड़ा बहुत मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो। एक हेडिंग पुट करो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हेडिंग पुट करना इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस टॉपिक का नाम है एक तरीके से, और इसमें आपको हेडिंग पुट करनी है एक तरीके से, सब हेडिंग हो गई उसके अंदर, दैट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें पॉइंट नंबर 1 लिखना, क्योंकि अपने को कोई रट्टाफिकेशन करके तो जाना नहीं है कि भाई मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में कुछ लिखूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट means to manage the finance, or fund or money. Point number 2, the person who is responsible
who is responsible, the person who is responsible to manage the finance, to manage the finance is known as financial manager. Financial manager, ब्रैकेट में CFO. CFO की फुल फॉर्म कोई बता दे मुझे. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. CFO के साथ ब्रैकेट में लिख लो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. CFO के साथ ब्रैकेट में लिख लो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. पॉइंट नंबर 3, financial management is managerial activity. Financial management is managerial activity which is concerned with the planning and controlling of the firm's financial resources. सर एक डाउट है. हाँ, तो जैसे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं ठीक है. assets से, मतलब, तो वो भी डील करता है या ये सिर्फ मनी? नहीं, दोनों डील करता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंस का मैनेजमेंट है. अब आप फाइनेंस को एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम एसेट के साथ भी डील करेंगे. तो एक्चुअल में इसके अंदर दोनों चीज़ें कवर्ड है. फिजिकल एसेट्स भी कवर है, फाइनेंशियल एसेट्स भी कवर्ड है. अब सिलेबस को आपको कैसे डिवाइड किया गया है वो भी अगर मैं क्लियरली करूं, इंटर लेवल पे फिजिकल एसेट्स की बात की गई है. इंटर लेवल पे शेयर वगैरह की वैल्यूएशन वगैरह सिखा तो आपको दिया जाएगा, बट डीपली ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, ये सब नहीं डील कराया जाता. फ्यूचर वगैरह, फॉरेक्स वगैरह, ये सब डीलिंग नहीं है. जब आप फाइनल लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे आप फिजिकल एसेट जहाँ पे छोड़ के जाओगे, बिल्कुल वहीं से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर वहाँ से शुरू होता है. और वहाँ पे फिजिकल एसेट ख़त्म करके देन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है. मतलब अभी मैं बात करूँगा या नेक्स्ट क्लास में जैसे भी करेंगे, आप सबको आइडिया होगा 3 तरीके की डिसीजन मेकिंग की जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. वन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से आएगा. वन इज़ डिविडेंड डिसीजन एंड थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो आप यहाँ पे पढ़ लोगे, डिविडेंड डिसीजन आप यहाँ पे पढ़ लोगे. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का फिजिकल एसेट वाला आधा पार्ट डाल दिया यहाँ पे, आप ये मान के चलो. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आधा पार्ट फिजिकल एसेट से रिलेटेड फाइनल में, और फाइनेंशियल एसेट्स में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फाइनल में डाल दी. AFM के नाम से, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा. वहाँ पे 100 नंबर का पेपर है. जैसे यहाँ पे 50 का है, वहाँ पे 100 नंबर का पूरा FM आपको देखने को मिलेगा. जो आप सुनते हो ना ये चीज़, ऑप्शंस, फ्यूचर, डेरिवेटिव्स, इन सब की कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरेक्स, ठीक है, डॉलर येन कन्वर्जन वगैरह जो भी है, ये सारा का सारा आपको वहाँ पे कैलकुलेशन सिखाई जाती है. लेकिन इतनी भी नहीं सिखाई जाती कि भाई आप पूरा मार्केट सीख लोगे. हाँ, लेकिन उसको करने के बाद आप जो NSE के स्टॉक मार्केट के जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो अगर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी नॉलेज वहाँ से बन सकती है. सब हेडिंग पुट करना. सेकंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब सिलेबस में तो पूरा है फाइनल के, बट अब डिपेंड ये करता है कि बच्चा पढ़ता कितना है सब कुछ. मतलब आप अगर एक दिन बिजनेस चैनल ओपन करके बैठ जाओ, जो वर्डिंग वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट होता है, ये पैटर्न होता है, ये होता है, मार्कोविट्स की थ्योरी होती है, एलियट की थ्योरी होती है, ये वो सब कुछ है सिलेबस के अंदर. अब बात यह है कि भाई एक बच्चा पढ़ता है 100 नंबर के लिए, एक बच्चा पढ़ता है 40 नंबर के लिए, ठीक है. तो बस डिपेंड यही करता है कि आपने कितना पढ़ा और कितना वहाँ से ग्रैब किया है, समझा है चीज़ों को. होने को अनिल सिंघवी जो है, अनिल सिंघवी नाम सुना है आप लोगों ने कभी? देखना जी बिजनेस चैनल देखना कभी, ठीक है. उसमें जो मेन हेड है MD है अनिल सिंघवी, ठीक है. ही इज़ ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. सुना है आपने? बंदा है ना, उसकी एज है 60+, लगता नहीं है, वो 40-42 के आसपास का लगता है. तो अनिल सिंघवी इज़ द MD ऑफ जी बिजनेस चैनल.
और पूरा स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, बट वही है कि फील्ड मैटर्स, कि भाई उन्होंने क्या किया, सीए बनने के बाद जो भी स्टॉक मार्केट से कोर्सेज हैं और देन उसमें ही उन्होंने अपना पूरा लाइफ निकाल दी। आप लोग ऑडिट वगैरह में चले जाते हो, कोई टैक्सेशन वगैरह में चला जाता है, सिंपल मैं टीचिंग में आ गया, तो जिस फील्ड में आप चले जाओगे उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। तो बात वही है कि अगर आपका एक टारगेट माइंड में होगा फाइनल लेवल पे कि भाई मुझे ये करना है, तो उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को पिक कर सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली जाना है। तो अगर किसी अमन हो भी स्टॉक मार्केट वगैरह मुझे आगे जाके कुछ करना है, तो आप AFM जो है उसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पॉइंट नंबर 1 लिखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पॉइंट नंबर 1 लिखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड सेकंड पॉइंट लिखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो तब करूं जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मुझे सबसे पहले, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मेट है ये आप कॉपी करो, जो भी आलतू फालतू है वो मैं हटा देता हूँ, मेन जो फॉर्मेट है वो छोड़ देता हूँ। कर दूं चेंज, कर दूं स्लाइड चेंज। डन। एक क्वेश्चन आपके सामने, मुझे जल्दी से आप कैलकुलेशन करके बताओ, व्हाट विल बी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पूरा फॉर्मेट बनाना है, आधा अधूरा नहीं बनाना, यानी कि EBIT से आप स्टार्ट करके कर दो, सेल्स से आपको स्टार्ट करना है और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पे रुक जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी डिविडेंड जो है वो गिवन है नहीं, तो आप रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे। फॉर्मेट आपके पास है, फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट याद नहीं है, तो आप फॉर्मेट जो है एक बार देख सकते हो साथ के साथ।
डन है नहीं? वेरिएबल कॉस्ट नहीं देगा ना सर? वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर में आएगी। फॉर्मेट फॉलो करो आप, फॉर्मेट फॉलो करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है ना, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दो चीज़ें जो है ना, ये आपको बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगी। 5 मिनट लगे। सेल्स तो आई थिंक सब लिख पा रहे हो, 1,60,00,000 रुपए है ना। देखो इस फॉर्मेट में अगर मैं अप्लाई कर दूं, सेल्स आप सबको पता है 1,60,00,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमें ये तो पता ही है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सो कंट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन में है नहीं, तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट है लेकिन क्वेश्चन में कितनी? 50 लाख रुपए। तो मैं पहुंच सकता हूं अपने ईबीआईटी पे। क्वेश्चन में ईबीआईटी भी गिवन है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा सेल्स का 10% लेना है, तो सेल अगर 1,60,00,000 है तो ये 16 लाख रुपए आएगा। इंटरेस्ट तो कैलकुलेट ही कर लूंगा। अब ऊपर कैलकुलेशन करवा दो पहले मुझे कि सर ईबीआईटी में अगर फिक्स्ड कॉस्ट वापस ऐड बैक कर लिया जाए तो दैट विल बी 66 लाख है, तो 94 लाख आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर ही सकता हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे डिबेंचर्स बोला था कितना, 20 लाख के डिबेंचर है 12% पे, 20 लाख का 12% कितना होता है? 240, तो 2,40,000 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ईबीटी कितना? 16 में से 2 14, 13,60,000। 13,60,000। टैक्स का रेट क्या अप्लाई होता है आप पे? 40%। 5,44,000। तो व्हाट विल बी योर अर्निंग आफ्टर टैक्स? 8,16,000। प्रेफरेंस कितने हैं आपके पास? प्रेफरेंस है आपके 30 लाख के, जिसपे आपको 10% का डिविडेंड देना है। तो 3 लाख रुपए डिविडेंड दे दो, 3 लाख रुपए का डिविडेंड दे दो, तो 5,16,000 रुपए जो है दैट विल बी योर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं था, बस ये है कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, तो हो सकता है मैं ऊपर ही अटक जाऊं, आगे जाऊं ही ना। और इसीलिए मैंने बोला था कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो मुझे चाहिए, लेकिन सेल से कैलकुलेट करना, क्योंकि आप ईबीआईटी से कैलकुलेट करते तो थोड़ा ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाता, क्योंकि ईबीआईटी तो पता ही था, माइनस इंटरेस्ट सब कुछ आ जाता, तो वो वेरिएबल कॉस्ट वाला जो मिसिंग फिगर वाला पार्ट था वो आप मिस कर जाते। तो देखो सिंपल हमने आज डिस्कशन क्या किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज द फाइनेंस फंड और मनी। पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीएफओ। डेफिनेशन में 2 वर्ड यूज करने हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। 2 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, माइनस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, माइनस इक्विटी डिविडेंड विल बी इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग। और एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो अगर किसी को कॉपी, तो ये तो कर ही लिया था आपने, अगर किसी को इसकी फोटो वोटो लेनी हो तो ले सकते हो। यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपको तो यू कैन आस्क, सब्जेक्ट रिलेटेड या अदरवाइज भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉफिट की बात करी है। अभी हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात भी करनी है, हमें 3 तरीके के डिसीजन है उनसे रिलेटेड भी बात करनी है, बिजनेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू।